इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला आज का तीसरा ओडीआई मैच जो कि खेला जाएगा द रोज बॉल साउथहैम्पटन के उस मैदान पर, जो कि फेमस है कि वहां पर दिन के मैचेस हो रहे हैं या रात के मुकाबले खेले जा रहे हैं, डे नाइट मैचेस हो रहे हैं। उस पर काफी हद तक चीजें या रिजल्ट जो है मैच का वो डिपेंड करता है, जिसके बारे में आगे तो हम डिस्कस करेंगे पिच रिपोर्ट के अंदर। लेकिन यहां तक आते आते इस तीसरे ओडीआई मैचेस के पहले जो दो मुकाबले खेले जा चुके हैं इस सीरीज के अंदर, उन दोनों मुकाबलों में पहला वाला मैच 7 विकेट से, तो दूसरा वाला मैच काफी क्लोज और 5 रनों से जीत करके साउथ अफ्रीकन टीम ने ऑलरेडी इस सीरीज को जीत रखा है। तो आज के इस तीसरे ओडीआई मैच में क्या इंग्लैंड की टीम वापसी कर पाएगी या साउथ अफ्रीका की टीम एक ऐतिहासिक क्लीन स्वीप करने वाली है इंग्लैंड का, ये तो समझने की कोशिश करेंगे ही। साथ ही साथ जो 6 टीमें बनाने के लिए यह वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें इंग्लैंड की तरफ से भी और साउथ अफ्रीका की तरफ से भी कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ज्यादातर टीमों में होने चाहिए, कितने प्लेयर्स हैं जो कि ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर कहीं कहीं पर हमारी टीम में आएंगे, और कप्तान व कप्तान के कौन से ऑप्शन होंगे, सब कुछ इस वीडियो के अंदर उस लेवल पर डिस्कस हम करेंगे ना कि क्लैरिटी आपको पूरी मिल जाएगी। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, कहीं पर किसी टेलीग्राम पर जाकर के आपको ज्वाइन करने की जरूरत है नहीं, किसी की गाइड लेने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं कि टीम बनेगी कैसी। लेकिन उसके लिए वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना है। बाकी निश्चित तौर पर अगर आपको फाइनल टीम में 6 चाहिए ही तो वो तो आपको मैं देता ही हूँ टेलीग्राम व्हाट्सएप पर। लेकिन फिलहाल जो आपको मैं शुरू में ही बता रहा था कि पिच रिपोर्ट वो देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर टाइमिंग के हिसाब से मैचेस के रिजल्ट्स काफी हद तक डिपेंड करते हैं। तो द रोज बॉल साउथहैम्पटन का वो मैदान है जहां पर आज का मैच होगा 7 सितंबर को शाम को 3:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से। लेकिन वहां की लोकल टाइम सुबह का 11 बजे होंगे जब ये मैच स्टार्ट होगा। तो एक डे मैच जहां पर जनरली माना जाता है किसी भी मैदान पर, किसी भी कंट्री में आप जाकर के देखिए कि अगर दिन का मैच है, पिच पर धूप पड़ रही है और साथ ही साथ वेदर क्लियर है, तो सेकंड इनिंग में बैटिंग करना मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ वो मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशंस में जबकि आसमान पर बादल ना हो और साथ ही साथ मौसम भी पूरी गर्मी वाला हो। लेकिन ये तो इंग्लैंड नाम का देश है, यहाँ पर जब साउथहैम्पटन के अंदर ये मैच खेला जाएगा, जहां पर पिछले 4 मुकाबले जो खेले गए हैं जिसमें से केवल एक मैच ऐसा है जो कि डे मैच था, जहां पर 226 का स्कोर डिफेंड कर भी दिया था इंग्लैंड की टीम ने, न्यूजीलैंड की टीम को 147 रन बना करके ऑल आउट करके, जो कि बताता भी है कि वही जो चीज़ आपको मैंने भी कुछ देर पहले समझाई कि 50 ओवर का गेम है, टोटल 100 ओवर होंगे, तो सेकंड इनिंग तक जाते जाते लास्ट के कुछ जो ओवर्स होंगे वहां पर बैटिंग करना उतना आसान होगा नहीं। तो स्पेसिफिकली कहीं पर भी दुनिया भर में रिसेंट टाइम पर होता यही है कि स्कोर चेंज नहीं हो पाते हैं दिन के मुकाबलों में, वो चीज़ आपने यहाँ पर देखी। लेकिन सुबह का अगर मैच होता है ना, दिन का मैच है, तो निश्चित तौर पर पहली इनिंग की बॉलिंग जो होगी वो सुबह के टाइम पर शुरू होगी। और यहाँ पर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि दोनों टीमों की कैपेबिलिटीज क्या हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम निश्चित तौर पर कमजोर थी इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन जो शुरुआती ओवर्स होते हैं पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान वो काफी खतरनाक होते हैं किसी भी बैटिंग यूनिट के लिए। और वो चीज आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि 28 के स्कोर पर 3 विकेट इंग्लैंड की गिर गई थी। उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने वापसी करते 226 रन बनाए, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम तो पूरी तरह से धराशायी ही हो गई। 39 के स्कोर पर 1 विकेट ही हालांकि इनका गिरा था पावर प्ले में। दोनों इनिंग्स के दौरान टोटल डोमिनेशन था तेज गेंदबाजों का, स्पिनर्स भी थोड़ा बहुत गेम में थे। लेकिन बाकी जो डे नाइट मैचेस 3 और खेले गए थे, अगर आप उसके रिजल्ट्स जाकर के देखें ना, तो एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें 2 मैचेस तो आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने खेले, तो उसमें इंग्लैंड की जैसी बॉलिंग है, निश्चित तौर पर आयरलैंड की टीम बहुत बड़े रन तो बना नहीं पाएगी। लेकिन जब एक टक्कर का मैच अगर आप देखें हुआ था इसी इंग्लैंड और आयरलैंड की टीम के बीच में, तो इंग्लैंड के 328 के स्कोर को भी आयरलैंड ने चेज कर दिया था 329 रन बना करके 3 विकेट पर। वो डे नाइट मैच था, उसका तो मुझे याद भी अभी तक। वहां पर ओस भी आई थी सेकंड इनिंग के दौरान, उसका भी काफी बड़ा हाथ था और उसमें एक बड़ी कमाल की पारियां आयरलैंड के कुछ बैटर्स ने खेली थी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात आपको मैं क्लियर करूंगा कि जो 4 मुकाबले यहाँ पर पिछले हुए हैं, जिसमें से 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं, इसमें काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी वेदर के ऊपर कि आसमान पर थोड़े बहुत बादल है भी या नहीं। हालांकि 11 बजे सुबह पर मैच है, तो आसमान पर बादल हो ना हो, इस तरीके का पावर प्ले का चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी, मुझे लगता है कि पहले वो फील्डिंग करना ही प्रेफर करेगी। दोनों टीमों की बॉलिंग और खासकर साउथ अफ्रीका की बॉलिंग तो रिसेंट टाइम पर बहुत ही कमाल की रही है, जिसमें इन चारों मैच में देखेंगे तो 11 विकेट स्पिन को, 44 विकेट पेस को मिली हैं और उसमें से भी 27 विकेट पहली इनिंग के अंदर। क्लियर तो यही है कि सेकंड इनिंग में निश्चित तौर पर बैटिंग करना यहां पर ज्यादा इजी होना चाहिए। बाकी देखना पड़ेगा, अगर इंग्लैंड की टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है तो भी मुझे लगता है कि उसको दिक्कतें होंगी। जैसी फॉर्म में फिलहाल साउथ अफ्रीका टीम है, तो सब कुछ पिच रिपोर्ट पर ही डिपेंड नहीं करता, लेकिन पिच रिपोर्ट भी एक चीज होती है जिसको हमको समझना पड़ता है। बाकी ये तो हमको देखना ही पड़ेगा कि मैच को शुरू होने के टाइम पर वेदर कैसा है और उसकी बेसिस पर पिच कैसी है और उसकी बेसिस पर हमारी फाइनल 6 टीम जो बनेगी वो कौन कौन सी है। तो वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन कमेंट है वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। 6 टीम वहां पर आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ वेदर और पिच के बारे में भी पता चल जाएगा। बाकी ये है प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पॉसिबली आज के इस मैच में खेल सकती है। हालांकि इंग्लिश टीमें जनरली 24 घंटे पहले ही अनाउंस कर देती है प्लेइंग 11, अभी तक अनाउंस नहीं किया है, कर देगी तो आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। फिलहाल पिछले मैच में ये प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर खेला था, जहां पर जेकब बीथल ध्यान रखें नंबर
4 पर आ गए थे और इनको प्रमोशन मिला था। बड़ी अच्छी शानदार पारी भी खेली थी, बॉलिंग भी पूरे 5 ओवर इन्होंने करे थे, 1 विकेट भी लेकर के गए थे। और बाकी जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, ब्रैडन कास और आदिल रशीद तो इनके 4 मेन बॉलर हैं जो पूरे 10-10 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी 5 ओवर जेकब बिथल ने किए थे, 5 ओवर विल जैक्स ने किए थे। रिसेंट टाइम में जो रूट बहुत कम बॉलिंग करते हैं, हो सकता है बहुत बेहतरीन बैटिंग कर दे, साउथ अफ्रीकन टीम बहुत बड़े स्कोर बनाना शुरू कर दे तो कहीं पर इनको साथ ट्राई करे, वरना यही 6 बॉलिंग ऑप्शन जिसमें 4 तो मेन है, आपको ये ट्राई होते दिखाई पड़ेंगे। बेंच पर जो ऑप्शन आप उनको देख सकते हैं, हालांकि सीरीज हार चुकी है टीम, तो मुझे लगता है कि चेंजेस थोड़े बहुत करेगी प्लेइंग 11 में, जहां पर रेहान अहमद को मौका मिल सकता है, जेमी ओटन को भी मौका मिल सकता है, टॉम बेंटन को भी मौका मिल सकता है, तो ये चीज़ भी देखनी जरूरी होगी। बाकी अगर मैच के काफ़ी पहले ही प्लेइंग 11 अनाउंस हो जाता है तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। बाकी ये है करियर के नंबर्स जो कि इस सीरीज के शुरू होने के पहले के हैं, वहाँ पर आप देख करके समझ सकते हैं कि जो प्लेयर्स हैं इंग्लैंड के टीम में उनका वनडे करियर पूरा रहा कैसा है, कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, बैटिंग एवरेज क्या रहा, और उसको भी इनिंग के हिसाब से तोड़ करके देखेंगे तो पहली इनिंग में बेन डकेट ने 67 के एवरेज रन बनाए थे, 24 का एवरेज था केवल सेकेंड इनिंग का, जो दिखाता है कि बेन डकेट को जब भी आप 6 टीमें बनाएंगे उसमें जितनी भी टीमों में रखेंगे, खास करके इनको प्रेफरेंस आपको देनी है पहली इनिंग की अगर इंग्लैंड की बैटिंग होती है तो वहां पर ये बेहतर ज़्यादा करते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ से देखने को समझने को मिलेगी अगर आपने इस पूरे करियर के डेटा को देख लिया। ठीक उसी तरह से किसी बॉलर का भी एग्जाम्पल लें, जैसे साकिब महमूद ही हो गए, 16 में केवल 15 विकेट है, लेकिन जब पहली इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो 1 विकेट लेने में केवल 26 गेंदें लगती हैं, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो वही नंबर हो जाता है 44 गेंदों का, जो कि दिखाता है कि सेकेंड इनिंग में बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये है नहीं। एक्चुअली जहाँ पर प्रेफरेंस इनको आपको देनी है टीम में पिक करते टाइम, वो पहली इनिंग की बॉलिंग है, वहीं पर आदिल रशीद चाहे पहली इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो, दोनों जगहों पर कमाल करते हैं। तो ये सारा डेटा हर एक प्लेयर का, और कोई ऑलराउंडर होगा तो उसके बैटिंग एवरेज के साथ बॉलिंग का स्ट्राइक रेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पर वहां से कंपेयर आप कर सकते हैं हर एक प्लेयर को। बाकी रीसेंट फॉर्म देखने आए तो दोनों मैच से ये टीम पिछला हारी है, तो निश्चित तौर पर एक बात तो तय है ही कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आई है। जिसमें बैटिंग की बात कर लें खास करके तो बहुत ही इनकंसिस्टेंट रही है। अभी तक के बटलर के 2 मैचेस में 1 हाफ सेंचुरी है, वहीं पर जेकब बिथल ने भी पिछला मैच बहुत अच्छा खेला, नंबर 4 पर आ गए थे, 58 रन भी बनाए, 1 विकेट भी लिया, लेकिन दोनों का पहला मैच काफी खराब गया। और वही हैरी ब्रुक का भी देखने को मिला, वही सेम चीज जो रूट की देखने को मिली, पहले मैच में चले नहीं, दूसरे मैच में 61 रन। बाकी जेमी स्मिथ पहले मैच में चले तो दूसरे मैच में खाता नहीं खोल पाए, और बेन डकेट तो पिछले दोनों मैच में फ्लॉप हुए हैं, इवन लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ये पूरा 100 फॉर्मेट भी इसके पहले जो हुआ था, पूरे टूर्नामेंट के अंदर केवल एक अच्छी 49 रन की पारी इन्होंने खेली थी, तो गंदे फॉर्म से फिलहाल गुजर रहे हैं। बाकी बैटिंग भी काफी इनकंसिस्टेंट रही है, एक मैच में चली, एक मैच में नहीं चली है, और उसे में विल जैक्स ने भी 39 रन बनाए, पिछले मैच में विकेट लिया नहीं। बाकी ब्रैडन कास्ट तो दोनों मैच में बेसिकली विकेट लेस गए। जोफ्रा आर्चर जो पहले मैच में विकेट नहीं ले पाए, लेकिन दूसरे मैच में 4 विकेट ले गए। एक्चुअली पहला मैच था भी ऐसा लो स्कोरिंग मैच, जहां पर ये टीम 25वें ओवर में ऑल आउट हो गए थे, 120 प्लस का स्कोर इन्होंने खड़ा किया, जिसको बहुत आसानी से चेस कर गई साउथ अफ्रीकन टीम। और पिछले मैच में लेकिन जोफ्रा आर्चर ने जरूर 4 विकेट लिए, हालांकि आदिल रशीद को निश्चित तौर पर छोटा ही स्कोर था पहले मैच में, फिर भी 3 विकेट ले गए, पिछले मैच में भी 2 विकेट ले गए, और साकिब महमूद को तो विकेट मिला नहीं। बाकी करियर के बेसिस पर तो आप समझ ही चुके हैं कि साकिब महमूद को कहां पर इंपॉर्टेंस देनी है, आदिल रशीद को दोनों इनिंग्स के अंदर इंपॉर्टेंस देनी है, तो उस हिसाब से भी, और जो प्लेयरों की यूटिलिटी है इस टीम के अंदर, उस हिसाब से भी अगर आप पूरा ये रिसेंट फॉर्म देखने के बाद चीजें समझे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो इस टीम के अंदर है, एक तो है जो रूट, दूसरा है जोस बटलर, मेरे हिसाब से बेसिकली जेकब बिथल, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद, ये 5 इस टीम के अंदर ऐसे प्लेयर हैं जिनको वनडे फॉर्मेट में खास करके जब आप आज 6 टीम बनाएंगे ना, तो उसमें से 5 से इवन 4 से 5 टीमों में तो कम से कम ये होने ही चाहिए। 5 इवन 6 टीमों में भी आप कुछ प्लेयरों को रख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको मैं कहूँगा नहीं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 टीमों में तो आपके ये होने चाहिए, मिनिमम 4 टीमों में होने चाहिए। ये सबसे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेइंग ऑप्शंस हैं, लेकिन हो सकता है कि ये टीम कुछ चेंजेस करे, तो अगर रेहान अहमद आते हैं प्लेइंग 11 के अंदर तो सिमिलरली ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे कि 4 से 5 टीमों में आपके हों। लेकिन बाकी ऐसा कोई प्लेयर है नहीं कुछ इंपॉर्टेंस आप किसी को दें, लेकिन जो बाकी प्लेयर बचते भी है, जैसे जेमी स्मिथ हो गए 2 से 3 टीमों में जैसे फॉर्म में है, ठीक उसी तरह से बेन डकेट भी 2 से 3 टीमों में होंगे। 1-2 टीम में आप हैरी ब्रुक को या इवन तीसरी टीम में भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चाहे विल जैक्स हो गए और इवन यहाँ पर अगर आप साकिब महमूद हो गए, साकिब महमूद अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो वहां पर निश्चित तौर पर 2 से 3 टीमों में होंगे, वरना किसी एक टीम में आप इनको ट्राई करिए। सिमिलर चीज आपको मैं ब्रैडन कार्स को लेकर के भी सजेस्ट करूंगा। तो इस तरह से प्लेयर्स आपको रोटेट करने हैं जब आज की इस मैच की टीम बनेगी, जो 6 टीम आप बनाएंगे, तो किस प्लेयर को कितनी टीमों में रखना है, वो चीज़ हमने ना सिर्फ प्लेयर की यूटिलिटी को समझ करके, उनका फॉर्म देख करके वो आपको मैं बता
बता चुका हूँ। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसमें देखेंगे तो बेन डकेट 6 मैचेस खेले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, केवल 66 रन है। और इवन जेमी स्मिथ की भी 3 मैच पर 54 रन है, जिसमें 2 बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं, एक ही बार 54 रन इन्होंने पहले मैच में बना दिया था। बाकी जो रूट के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, इवन हैरी ब्रूक के भी थोड़े एवरेज नंबर्स हैं, बटलर के नंबर थोड़े बेहतर हैं और नंबर्स आपको उसी तरीके से दिखाई पड़ेंगे। जोफ्रा आर्चर के 6 मैच में 16 विकेटें, आदिल रशीद के 20 मैच में 29 विकेटें, और वही प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स के हिसाब से, हेड टू हेड के नंबर्स के हिसाब से यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, जो आपको मैं पीछे एक्चुअली समझा चुका हूँ। तो वो चीज़ आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। ऐसा है नहीं कि नंबर्स पर ही सब कुछ चीज़ें डिपेंड करनी पड़ती हैं। चीज़ें प्लेयर्स को लेकर के आप जब समझ चुके हैं, निश्चित तौर पर क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, तो अब उसमें आपको नंबर्स बहुत देखने की जरूरत पड़ती नहीं। और वो चीज़ सबूत आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि वही आदिल रशीद, वही जोफ्रा आर्चर, वही जोस बटलर और वही जो रूट सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बाकी जेकब बीथल तो खेले हैं नहीं, तो उनका कोई नंबर है नहीं वेन्यू पर भी। तो निश्चित तौर पर क्लियर आपको मैं चीज़ें कर चुका हूं, लेकिन नंबर्स भी आप देखते चलिए, उससे आपको क्लियर भी होगा कि एक्चुअली जो चीज़ें बताई जा रही हैं क्या वो एक्चुअली 100% ग्राउंड पर आ भी रही है या नहीं। बाकी प्लेयर बैटल के नंबर्स देखेंगे तो बेन डकेट बर्गर पर और केशव महाराज पर एक एक बार इस सीरीज में आउट हुए हैं। टोटल 7 गेंद पर 2 रन बना करके 2 बार केशव महाराज पर, नांद्रे बर्गर पर 13 गेंद पर 3 रन बना करके एक बार, एंगीडी पर भी एक बार आउट हो चुके हैं। बाकी जेमी स्मिथ को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन बॉलिंग दिक्कतें देती हैं, जिसमें वियन मुल्डर और बर्गर ने एक एक बार इसी सीरीज में आउट किया सस्ते में। बाकी हैरी ब्रूक और जो रूट के भी नंबर अगर आप देखेंगे तो हैरी ब्रूक को तो स्पिन पर दिक्कतें रही हैं, चाहे वो ऑफ स्पिन हो, चाहे वो सेनुरा मुथुसामी, केशव महाराज जैसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स हो। बाकी आइडन मार्करम भी एक बार आउट कर चुके हैं, एंगीडी भी एक बार आउट कर चुके हैं। जो रूट को कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग दिक्कत नहीं देती, लेकिन ये कुछ इंडिविजुअल बॉलर्स हैं जो इनको आउट करते रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर जो रूट ही उसमें काफ़ी हद तक भारी पड़ते दिखाई पड़े हैं। बाकी बटलर के, जेकब बीथल के, विल जैक्स के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े वो आप देख सकते हैं कि किन इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ आउट होते रहे हैं, जिसमें चाहे रबाडा खेल जाए, एंगीडी खेल जाए, वियन मुल्डर खेल जाए और इवन नांद्रे बर्गर, केशव महाराज, सारे के सारे काफ़ी बढ़िया और बेहतर परफॉर्मेंस करते रहे इन बैटर्स के सामने। ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी साउथ अफ्रीकन टीम, उनका प्लेइंग और बैटिंग ऑर्डर, साथ ही साथ वो बॉलर जिसमें बर्गर, एंगीडी, कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज ने पिछले मैच पूरे 10-10 ओवर किए, किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करते दिखाई पड़े वो भी आप देख सकते हैं। आइडन मार्करम ने केवल 2 ओवर किया, लेकिन सेनुरा मुथुसामी ने पूरे 8 ओवर करे। तो निश्चित तौर पर केशव महाराज और सेनुरा मुथुसामी भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं। बाकी बेंच आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूँ कि ये टीम सीरीज जीत चुकी है, तो हो सकता है चेंजेस करे। वियन मुल्डर जो पहला मैच खेले, दूसरा मैच नहीं खेले, लेकिन क्वेना माफाका अभी तक कोई एक मैच नहीं खेले, तो ये आ सकते हैं प्लेइंग 11 के अंदर। किसकी जगह पर आएंगे ये तो हमको प्लेइंग 11 आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी करियर का नंबर ठीक जैसा आपको मैंने इंग्लैंड के प्लेयर्स के टाइम पर समझाया था कि वो जरूर देखिए कि एक्सपीरियंस कितना है और उसमें पहली इनिंग में या सेकंड इनिंग में बैटर हो या बॉलर वो कितना बेहतर करते रहे पूरे करियर के दौरान। उससे आपको इंसाइट मिल जाएगा कि किस इनिंग के दौरान किस प्लेयर को ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी है जब आप उसको टीम में पिक करने जाएं। बाकी दोनों मैचेस से टीम जीती है तो ऑब्वियस चीज़ से निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर आई है दोनों टीमों, बेसिकली इस साउथ अफ्रीकन टीम की। और उस परफॉर्मेंस में अगर आप देखने चले इनका रिसेंट फॉर्म ना, तो आइडन मार्करम 49 रन 86 रन, पिछले मैच बॉलिंग करी, विकेट नहीं मिला। रियान निकल्टन ने दोनों मैच में अच्छी शुरुआत करी। केवल तेम्बा बाउमा एक ऐसे नाम रहे जो कि दोनों मैचेस में नहीं चले, लेकिन मैथ्यू ब्रेड्सकी ने 85 रन तो बनाए ही पिछले मैच में। इतिहास के पहले ऐसे बैटर बने हैं वनडे क्रिकेट के अंदर जो बैक टू बैक 5 ओडीआई मैचेस में डेब्यू करने के बाद, यानी कि पहले 5 ओडीआई मैचेस में इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है। और वो पारियां आपके सामने हैं जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। बाकी इवन ट्रिस्टन स्टफ्स ने भी पिछले मैच 58 बनाए और डेवाल ब्रेविस ने भी 42 बनाए। जो पहले मैच में आई थी बैटिंग तो चले नहीं ट्रिस्टन स्टफ्स, ब्रेविस तो 6 रन बना के नॉट आउट रहे थे। और उसमें कॉर्बिन बॉश ने भी पिछले मैच 32 नवाद की शानदार पारी खेली, 1 विकेट लिया। पहले मैच में विकेट नहीं ले पाए थे। सेनुरा मुथुसामी को पिछले मैच में मौका मिला, 1 विकेट ले गए। केशव महाराज ने दोनों मैचेस में टोटल 6 विकेटें ले ली हैं। बर्गर ने 4 विकेटें ले ली हैं। एंगीडी ने 2 विकेटें ले ली हैं। तो ओवरऑल पूरी की पूरी टीम, केवल अगर आप तेम्बा बाउमा को एक्सक्लूड कर दें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस करती रही है। जबरदस्त फॉर्म में पूरी की पूरी टीम ही दिखाई पड़ी है। वियन मुल्डर भी खेले थे तो 3 विकेट लेकर के गए थे। और उसके बाद हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो इंग्लैंड के खिलाफ मार्करम का 9 मैच में 390 रन, 48 के एवरेज, 3 विकेटें हैं। इवन तेम्बा के भी नंबर 8 मैच 338 रन, 109 का हाईएस्ट स्कोर। हालांकि इस सीरीज में अभी तक चले नहीं, तो हो सकता है कि आज इनका दिन हो और निश्चित तौर पर 1 या 2 टीमों में आपके ये आएंगे और वहां पर कप्तान व कप्तान भी को आप ट्राई करिएगा। इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें जब ये खेलते हैं सामने वाली इंग्लैंड की टीम के खिलाफ तो सेकंड इनिंग में ज़्यादा बेहतर ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। और उसी में बाकी प्लेयर्स के भी नंबर आप देखते चलिएगा, जिसमें निश्चित तौर पर ज़्यादा सैंपल साइज थोड़ा कुछ प्लेयरों का है नहीं, लेकिन केशव महाराज का एक्सपीरियंस अच्छा है। 9 मैच में 16 विकेटें हैं। अंगीडी के 11 मैच में 17 विकेटें, 11 में 22 विकेटें। रबाडा जो अभी तक तो खेले नहीं है, तो हेड टू हेड के आंकड़े यहाँ पर थे। वेन्यू के नंबर देखेंगे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस इस मैदान पर खेलने का है नहीं, केवल यहाँ पर 1 मैच खेले। मार्करम 2019 में 5 रन बनाए थे। केशव महाराज 2017 में खेले थे तो 1 विकेट लिया था। कगिसो रबाडा यहाँ पर 2 मैचेस, एक 2017 में, एक 2019 में खेल चुके
हैं, 4 विकेट यहाँ पर ले चुके हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते तो निश्चित तौर पर ये आप समझ चुके हो कि किस पूरी की पूरी टीम के अंदर ना, चाहे वो मैथ्यू ब्रिड्सकी हो, चाहे वो मार्करम हो, और इवन ट्रिस्टन स्टब्स और डेवाल्ड ब्रेविस में से डेवाल्ड ब्रेविस निश्चित तौर पर अभी तो इंक्लूड आप नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कॉर्बिन बॉस खास करके जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, पूरे 10 ओवर की बॉलिंग करते हैं, और साथ ही साथ बैटिंग तो पिछले मैच में आपने देखी ही काफ़ी बढ़िया करी है। और केशव महाराज, ये 4 ऐसे ऑप्शन जो कि 4 से 5 टीमों में तो आपके मिनिमम होंगे। बाकी जो कि ये टीम प्रॉपर तगड़े फॉर्म में है ना, तो बाकी भी जो प्लेयर हैं, ऐसा कोई प्लेयर बहुत ही कम ही है जिनको 1 या 2 टीम में आप रखेंगे। एक्चुअली बाकी प्लेयरों को आपको 3-3 टीमों में रोटेट करके लेकर के जाना है। जैसे 3 टीमों में रयान रिकेल्टन है तो 3 में आप तेम्बा को रख करके चलिए, उसी तरह से ट्रिस्टन स्टब्स को 3 टीमों में तो 3 टीमों में डेवाल्ड ब्रेविस को रखिए, और उसी तरह से सेनुरा मुथुस्वामी को 3 टीमों में तो 3 में नांद्रे बर्गर को रखिए। बाकी एंगीडी को भी उसी तरह से रोटेट करना है। बाकी हो सकता है कि चेंजेस ये टीम करे, बेंच पर से भी कोई प्लेयर आए तो वो भी इसी तरह से 2-2 3-3 टीमों में रोटेट होकर के आएंगे। तो इस तरह से आपको टीम पिक्स करनी है, प्लेयर पिक करने हैं बेसिकली। बाकी प्लेयर बटल के आंकड़े देखेंगे तो इनको भी स्पिनर्स पर दिक्कतें रही हैं। बाकी रयान रिकेल्टन तो ऑफ स्पिन पर 3 बार, 2 बार जोफ्रा आर्चर पर, जिसमें से इस सीरीज में भी 1 बार आउट हो चुके हैं। बाकी मार्करम भी आर्चर और रशीद पर फंसते हैं। बाकी मैथ्यू ब्रिड्सकी भी जोफ्रा आर्चर पर 1 बार आउट हो चुके हैं सस्ते में। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी थोड़ी दिक्कत देती है, तेम्बा को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और इवन स्पिन ही दिक्कत देती है। रशीद पर भी काफ़ी सस्ते में आउट होते रहे हैं। और बाकी बैटर्स के भी नंबर आप देखेंगे तो वही स्पिन बॉलिंग वो काफ़ी यूजफुल इस टीम के खिलाफ है, प्लस जोफ्रा आर्चर उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। और जब अपनी टीम आप बनाएंगे तो मार्करम और जो रूट सबसे कॉमन कप्तान का ऑप्शन है, जिसमें ये 3 डिफरेंशियल्स भी हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आज के इस मैच में पिच कैसी है, वेदर कैसा है टॉस के बाद, और साथ ही साथ मेरी कौन सी 6 टीम रहेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे भी जरूरी है कि पूरा वीडियो खुद से देख करके अपनी टीम बनाने की कोशिश करिए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।